नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे रीतकाल का नामकरण। देखिए, किसी भी काल विशेष को एक विशेष नामकरण दिया जाता है, एक नाम दिया जाता है जो कि उसके पहचान बनता है। और इसी प्रकार अनेक मतभेदों के पश्चात रीतिकाल को जो नामकरण प्राप्त हुआ है, ये उस काल की पहचान है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं किसी भी काल विशेष का नामकरण किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। देखिए, नामकरण के अनेक आधार होते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर लिया है ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार, यानी जो इतिहास है और उसका काल या समय है उसके अनुसार उसका नामकरण दिया जाए। जैसे कि आदिकाल और मध्यकाल। आदिकाल यानी प्रारंभ का काल, मध्यकाल यानी बीच का काल। इसी प्रकार से उत्तरकाल आदि नाम भी दिए जा सकते हैं। तो ये किसके आधार पर है? ऐतिहासिक काल के आधार पर नामकरण किया जा सकता है। दूसरा होता है आधार शासक और उसके शासन काल के अनुसार, यानी उस समय जो शासक है, जो सत्ता का अधिकारी है या जो राजा है, उसके और उसका जितने समय तक उसने शासन किया उसको आधार बनाकर भी नामकरण किया जा सकता है। जैसे कि एलिजाबेथ युग या मराठा काल, ये शासक विशेष रहे हैं उस समय के और उनके शासन काल के आधार पर इसका नामकरण किया गया है, एलिजाबेथ युग या मराठा काल। उसके बाद नामकरण का आधार हो सकता है लोकनायक और उसके प्रभाव काल के अनुसार, यानी लोक अर्थात जनता में जो नायक की भूमिका निभाता है और उसका प्रभाव कितने समय तक रहता है समाज में, उसको आधार बनाकर भी नामकरण किया जा सकता है। जैसे कि चैतन्य काल या गांधी युग। चैतन्य जो बंगाल के व्यक्ति हुए हैं, गांधी जो महात्मा गांधी हैं, उनके आधार पर या उनकी, क्योंकि वो लोक नायक की भूमिका उन्होंने निभाई थी, इसी आधार पर उस काल का नामकरण किया गया, चैतन्य काल या गांधी युग। उसके बाद साहित्य नेता व उसके प्रभाव परिधि के आधार पर, यानी साहित्य में विशेष भूमिका निभाने वाला जो व्यक्ति है, जो नेता के रूप में उभर कर साहित्य में आता है, उसके प्रभाव परिधि के आधार पर। जैसे कि रविंद्रनाथ ठाकुर जो हुए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, उनके नाम से रविंद्र युग जाना जाता है। और भारतेंदु युग, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से उनका जो समय काल था, उसके आधार पर इस युग का नामकरण किया गया है साहित्य में। उसके बाद आता है राष्ट्रीय, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक घटना के आधार पर, यानी राष्ट्र से जुड़ी हुई कोई विशेष घटना, समाज से जुड़ी हुई कोई विशेष घटना या संस्कृति से जुड़ी हुई कोई विशेष घटना, जिसको कि नामकरण का आधार बनाया जा सकता है। जैसे भक्ति काल या पुनर्जागरण काल। इसके बाद साहित्य प्रवृत्ति के नाम पर, यानी साहित्य लेखन में कोई विशेष उसकी विशेषता हो लेखन की, उसके आधार पर। जैसे रोमानी युग, रीतिकाल या छायावाद काल। ये साहित्य की प्रवृत्ति के आधार पर इनके नामकरण किए गए हैं। तो ये नामकरण के प्रमुख आधार हैं जिनको ध्यान में रखकर किसी भी साहित्य का नामकरण किया जा सकता है। और हमारे हिंदी साहित्य में अलग अलग प्रकार से जो नामकरण किए गए हैं, उनमें इन्हीं आधारों का प्रयोग किया गया है उस साहित्य का नामकरण करने के लिए। तो आइए अब रीतिकाल के नामकरण के बारे में जानते हैं। देखिए, जो रीतिकाल है उसमें अनेक विद्वानों के मतभेद रहे हैं उसके नामकरण के बारे में। आज हम उन्हीं के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले है अलंकृत काल। जो अलंकृत काल है, ये नामकरण दिया है मिश्र बंधु ने। जो मिश्र बंधु थे, ये 3 भाई थे और इन्होंने ही रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है। किसके आधार पर? अलंकृत, देखिए यानी अलंकृत किया हुआ, सजाया हुआ, किससे? अलंकारों से। लेकिन क्या रीतिकाल में केवल अलंकार ही थे? क्या अलंकारों पर ही रीतिकाल आधारित है? इसके अलावा क्या इसकी कोई विशेषता नहीं है? जो आलोचक विद्वान है वो ये मानते हैं कि केवल अलंकारों की ही प्रधानता इसमें नहीं रही, अपितु ये तो रीति का एक अंश मात्र है, केवल एक पक्ष मात्र है। और इस काल में अन्य प्रकार का भी साहित्य रचा गया जिसमें कि अलंकारों की प्रधानता नहीं है। तो फिर हम इस काल का नामकरण अलंकृत काल कैसे कर सकते हैं? इसी विचार को ध्यान में रखते हुए रीतिकाल का जो नामकरण है वो अलंकृत काल मान्य नहीं हुआ। दूसरा आता है श्रृंगार काल। श्रृंगार काल जो नाम है ये किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। लेकिन श्रृंगार काल जो नामकरण है
ये भी सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं किया गया। इसके पीछे कारण क्या रहा? क्योंकि रीतिकाल में श्रृंगारिक काव्य तो रचा गया, लेकिन इसके साथ साथ वीर काव्य, भक्ति और नीति, इनको आधार बनाकर भी जो काव्य रचा गया, अगर हम इसे श्रृंगार काल की सीमाओं में ले आते हैं या इस काल का नामकरण श्रृंगार काल करते हैं, तो फिर इन तीनों प्रकार के जो काव्य रचे गए उसे हम किस में शामिल करें? इनका नामकरण कैसे श्रृंगार काल में शामिल किया जा सकता है? फिर इन रचनाओं को अलग कहाँ रखा जाए? इसी बात को ध्यान में रखते हुए आलोचकों ने इस विचार को त्याग दिया या इस नामकरण को स्वीकार नहीं किया। इसके पश्चात आता है कला काल। ये नामकरण किया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा रीतिकाल को कला काल कहते हैं। लेकिन देखिए, जैसे कि कला को महत्व दिया है इन्होंने, लेकिन जो आलोचक हैं वो ये मानते हैं कि किसी भी काव्य रचना के दो पक्ष होते हैं। एक तो होता है कला पक्ष और दूसरा क्या होता है? भाव पक्ष। तो कला को तो यहाँ ध्यान में रखा गया, लेकिन भाव को कैसे छोड़ा जा सकता है? क्योंकि कला पक्ष और भाव पक्ष तो किसी भी काव्य के दोनों पहलू हैं। इनमें से किसी एक को भी नकारा नहीं जा सकता या किसी एक को भी कम नहीं आंका जा सकता। किसी भी काव्य रचना में कला पक्ष और भाव पक्ष बिल्कुल उसी प्रकार आपस में जुड़े हुए हैं जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इसीलिए विचारकों ने जो कला काल है इस नाम को भी स्वीकार नहीं किया। उसके बाद आता है रीति श्रृंगार युग। देखिए, रीति यानी विशेष पद्धति, श्रृंगार यानी जो श्रृंगारिक काव्य रचा गया। ये किसने कहा? डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने ये कहा है। जो भागीरथ मिश्र हैं ये मानते हैं कि रीति यानी लिखने का तरीका और श्रृंगार यानी मुख्य जो भाव उसमें शामिल किया गया, जो आधार बनाया गया रचना का। लेकिन इसमें फिर वही बात आ जाती है कि पद्धति तो ठीक है, एक तरीका था लिखने का काव्य का, लेकिन क्या केवल श्रृंगार ही था उसमें वीर, भक्ति और नीति कहाँ गई? इन भावों को कैसे त्यागा जा सकता है? या इन भावों को आधार बनाकर जो काव्य रचनाएं की गई, जैसे कि वीर रस के कवि या वीरतापूर्ण काव्य किसने किया? भूषण ने किया, लाल ने किया। भक्ति और नीति को आधार बनाए कवि जो वृंद हैं, गिरधर कवि राय हैं, उनकी जो कुंडलियां हैं, उनको किस श्रेणी में शामिल किया जाए? इसीलिए रीति और श्रृंगार जो डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने इसको नाम दिया था वो भी अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद है अंधकार काल। ये त्रिलोचन जी ने कहा है अंधकार काल, अर्थात सब अंधकार में है, कुछ भी चीजें स्पष्ट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं माना आलोचकों ने, क्योंकि जो काव्य लिखा जाता है उसमें कुछ ना कुछ विशेषताएं अवश्य रहती है, कुछ ना कुछ उसमें नया जरूर होता है। तो इसीलिए इसे अंधकार काल भी नहीं कहा जा सकता। फिर आता है रीतिकाल, और शायद इसी नाम से हम रीतिकाल को जानते हैं। और ये नामकरण किसने किया था? ये किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इन्होंने रीति शब्द का प्रयोग किसी एक सीमाओं में बांधकर नहीं किया, बल्कि इन्होंने रीति शब्द का प्रयोग सामान्य प्रचलित अर्थ में किया, जैसे काव्य की प्रणाली, पद्धति या काव्य मार्ग, पथ या शैली, यानी एक तरीका जिससे कि रचना की जाए और जो कि रीति काल में अपनाया गया, चाहे वो रीतिबद्ध कवि हैं चाहे वो रीति सिद्ध कवि हैं। इसके साथ जो जो मुक्त कवि हैं, रीति मुक्त कवि, उन्होंने भी कुछ कुछ उसी आधार पर अपने काव्य रचनाएं की है। इसीलिए आचार्य शुक्ल के द्वारा जो किया गया रीतिकाल नामकरण है वो सर्वमान्य सिद्ध होता है। वैसे देखा जाए तो मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दो भागों में बांटा था। जो इसमें उन्होंने भक्ति काल, मध्यकाल को दो भागों में उन्होंने बांटा था। एक को उन्होंने भक्ति काल नाम दिया और दूसरे को उन्होंने रीतिकाल नाम दिया। तो ये दोनों ही अपनी काव्य की विशेषताओं के आधार पर यह नामकरण किया गया था। और क्योंकि इस काल में जो रचनाएं थी वो रीति पर आधारित थी और इन्हीं रचनाओं की प्रधानता थी, ऐसे ही ज्यादा ग्रंथ लिखे गए थे, इसीलिए मुख्य तौर पर रीतिकाल नामकरण स्वीकार किया गया। वैसे अधिक प्रचलित अगर नामों की बात की जाए तो इसे श्रृंगार काल भी कहते हैं और रीतिकाल भी कहते हैं। ये सर्वमान्य है और सर्वव्यापक है कि ये दोनों ही पद्धतियां इस समय अधिक प्रचलन में थी। इसी बात को ध्यान में रखकर इसका ये नामकरण किया गया है। तो ये हमारे रीतिकाल के प्रमुख नामकरण थे। और ये जो मैंने बताया कि जो नामकरण करने वाले आचार्य या जो विद्वान हुए हैं उन्होंने किस आधार पर रीतिकाल का नामकरण करने का प्रयास किया
और सर्वसम्मति से जिस नामकरण को स्वीकार किया गया उसके पीछे क्या कारण थे, और जिन नामकरणों को स्वीकार नहीं किया गया उसके पीछे आलोचकों ने क्या तर्क दिए हैं, ये मैंने यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा और आप इसे बहुत अच्छे से इस प्रश्न को कर पाएंगे। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट मेरा उत्साहवर्धन करते हैं। और इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।